मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करने वाले हैं बीजेपी की सीटों की संख्या जहां बढ़नी है, 7-8 स्टेट की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगन्नाथ पाणिग्राही साहब। जगन्नाथ पाणिग्राही जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। और अपने चर्चा शुरू करने के पहले मैं सभी व्यूअर्स को आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो पाणिग्राही साहब, आज अपन चर्चा करेंगे जहां बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। और इसके पहले एपिसोड में हमारा चर्चा हुआ है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और बंगाल। उड़ीसा और बंगाल भी प्लस स्टेट है। और आज जो चर्चा करेंगे 6-7 स्टेट के बारे में। तो पाणिग्राही जी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2014 में बीजेपी को वहां सीट मिली थी 72 सीट 80 में, और सहयोगियों को 3 सीट 75 सीट मिली थी। 3 सीट समाजवादी पार्टी और 2 सीट कांग्रेस। और 19 में बीजेपी को 62 सीट मिली थी, 2 सीट सहयोगियों को, और बीएसपी को 10 सीट, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1, समाजवादी पार्टी को 5। ये स्थिति थी। लेकिन पाणिग्राही जी, अभी जो चुनाव है 2024 के, उसमें 2-3 फैक्टर महत्वपूर्ण हैं। एक, जो बीएसपी की जो वहां जनाधार था दलित समुदाय में, जो लगभग 19% है उत्तर प्रदेश में, अभी बीएसपी लगभग समाप्त प्राय हो चुकी है। और दलित समुदाय के वोट बैंक भी लगभग 60% भाजपा में शिफ्ट हो रहा है। दूसरा, जो 12 से 14% यादव लोग हैं उत्तर प्रदेश में, जो 70 से 80% समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, अभी मेरा आकलन है कि 60 से 70% नहीं, 50 से 60% यादव वोट शिफ्ट हो रहा है बीजेपी में। तो अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के जो परिणाम होंगे, वो मेरा अनुमान है कि 72 सीट बीजेपी को, सहयोगियों को 3, 75, और 5 सीट, 3 से 4 समाजवादी, एक अन्य कांग्रेस भी 0 होगी, और बीएसपी भी 0 है वहां। तो 75 सीट लगभग बीजेपी और बीजेपी गठबंधन का मैं मान रहा हूं। उसमें योगी जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व, और जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम है, और मोदी जी के लोकप्रियता है, अयोध्या मंदिर का जो निर्माण है, ये सभी फैक्टर हैं। और मोदी जी के लोकप्रियता ग्राउंड में चरम पे है, सभी जगह दिखता है। तो मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में 72 बीजेपी, 3 सहयोगी, 75 सीट। तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आप बताएं। एक एक राज्य से करते पटेल जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 75 से भी ज्यादा सीट लेगी। उसके पीछे जो तथ्य हैं वो हमको समझना पड़ेगा। जो 2019 में चुनाव हुए थे और जिसमें 62 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उस समय आरएलडी, बहुजन समाज पार्टी और आपके समाजवादी पार्टी, तीनों का अलायंस था। तीनों के गठबंधन के साथ लड़े थे वो। और सारे एनालिसिस ये बोल रहे थे कि तीनों के गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी 40 तक आ जाएगी, बल्कि उससे भी कम हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने उस गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 62 सीट दिया। और इस गठबंधन के बाद भी वो लोग मात्र 18 सीट जीत पाने में सफल हुए, कांग्रेस को मिला के 10 सीट और मिला के। इस प्रकार की स्थिति को अगर अपन 64 सीट भारतीय जनता पार्टी का सहयोगियों के साथ, और 16 सीट वो लोग जीत पाए कुल। 2 सीट
अनुपमा पटेल जी की पार्टी जीती थी। भारतीय जनता पार्टी 64 सीट थी सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी की। इस बार बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही है। अपन जो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कम हो गया बोल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के 14% जो वोट हैं, वो 14% वोट में से बहुत भी हम कम करेंगे तो वो सपा की तरफ तो जाते ही नहीं है। वो पिछले बार गठबंधन हुआ था, इसके कारण दोनों मिल के लड़े थे, इसलिए कुछ वोट उनके तरफ शिफ्ट हुए थे। और आज जब अलग हुए हैं तो उनका जो बहुजन का वोट उनको शिफ्ट हुआ था वो उनसे कट रहा है, और बहुजन का वोट, बहुजन जो समाजवादी को गया था, वो वापस बहुजन अपने पास ले रही है। दूसरा, आरएलडी सपा के साथ थी, आरएलडी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आरएलडी का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जनाधार है उसे कोई नहीं नकार सकता। उसमें चौधरी चरण सिंह से लेकर के अजीत सिंह से लेकर के आज तक उनकी जो जनाधार है जाट बाहुल क्षेत्रों में, इसके कारण पिछले बार जो जाट बाहुल क्षेत्रों का वोट भी गया था वो भी इस बार वापस आया है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है, इसके लिए भी वो कौम बहुत खुश है। दूसरा, आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का हिस्सा है। ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के आज गठबंधन में है, जबकि वो ओपी राजभर जी विधानसभा के समय भी सपा के साथ थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ओपी राजभर है। ओपी राजभर के राजभर वोट बैंक एक है उनके पास। निषाद के पास एक निषाद फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है उत्तर प्रदेश में, मल्लाहों का, निषादों का, जो नदी किनारे रहते हैं मछुआरे, इन सब का एक संगठन है और वो निषाद पार्टी के नाम से काम करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो जातिगत समीकरण है उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने साधा है। वो आर्य भाग में अपने मोहन यादव जी जाके कोई बात कहते हैं वहां, मोहन यादव जी ने एक बात कही जो यादवों को पकड़ में आया। मोहन यादव जी ने कहा कि भैया मेरे उत्तर प्रदेश के यादव भाइयों, एक बात बताओ, अभी लोकसभा चुनाव में अपने परिवार को छोड़ के कितने यादव को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने? एक को भी नहीं दिया है। सारे जो यादव लड़ रहे हैं वो उसी के चाचा के बेटा, भतीजा, वो उनकी पत्नी, मतलब 5-7 यादव लड़ रहे हैं, वो उन्हीं के परिवार के लड़ रहे हैं। तो ये यादवों का मसीहा है कि अपने परिवार का मसीहा है? ये बात जो कहा उत्तर प्रदेश में मोहन यादव जी ने, वो यादव समाज को अपील किया है, और इसके कारण यादव समाज के मन में ये बात आया कि ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ये यादवों के सपोर्टर नहीं है, ये अपने परिवार के, एक भी अलग यादव को कोई टिकट नहीं है। इसके कारण यादव वर्ग में नाराजगी है। 50% यादव इधर शिफ्ट हुआ है। जो आपने कहा, एक मैं उससे सहमत हूं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है, तो बहुजन समाज पार्टी एकदम कमजोर नहीं हुई है, उसके जनाधार है, पर जो कमजोर हुई है, जो शिफ्ट हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए, इसलिए इसका भी जनाधार बढ़ा है। आप रिजल्ट देखना, चौंकाने वाला होगा उत्तर प्रदेश का। 80 का 80 आ जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ये स्थिति है। 79, 78, 79 से तो कम होगा ही, ये मेरा एनालिसिस। नहीं, आपका कहना भी ठीक है, लेकिन मैं उसको वही मैंने 72-3 मान रहा हूं, तो उसमें प्लस मैं सहयोगियों के साथ 78, मैं सहयोगियों के साथ 78, 79 बोल रहा हूँ। हाँ, सहयोगियों में जो ये पटेल जी, मैडम पटेल की जो पार्टी है, अनुप्रिया पटेल, हाँ, अनुपमा पटेल की, हाँ, वो मैंने अनुपमा पटेल हमारे साथ है। पटेल समुदाय में जो जातिगत समीकरण की बात कहा ना, ये फैक्टर बहुत ही जातिगत समीकरण को साधा है योगी जी ने और अमित शाह जी ने और मोदी जी ने। बिल्कुल। और उसके बाद अपन आ जाते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में 17 सीट है, और 19 के चुनाव में बीजेपी 4 सीट जीती थी, और जो टीआरएस आज बीआरएस हो गई है, वो 9 सीट जीती थी, और 3 सीट कांग्रेस और 1 सीट वो ओवैसी की पार्टी जीती थी। तो मेरा मानना है कि अभी जो वहां जो परिवर्तन आया है, और वहां के लोग भी ड्रामेटिक चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए, कांग्रेस भी 0 हो गई थी तेलंगाना में, विधानसभा में जो 19 जीते थे, सब दल बदल के टीआरएस में चले गए थे। तो वहां विधानसभा चुनाव में जीत गई कांग्रेस। उसके पहले 10 साल तक शासन थी टीआरएस की,
तो अभी देश को देखते हुए और मोदी जी के लोकप्रियता के चलते आज वहां स्थिति ये है कि भाजपा मेरे अनुमान से 11 सीट कम से कम जीतेगी, 17 में 11, और 5 सीट कांग्रेस जीतेगी, 1 सीट वो ओवैसी को जीत जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो 11 सीट, माने 4 था, 4 से सीधा 11 बीजेपी। तेलंगाना के संबंध में तेलंगाना के बहुत सारे रजवाड़े हमारे बस्तर रियासत के अंडर आते थे। बस्तर के राजा कमल चंद्र भंजदेव जी अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं और वो चुनाव प्रचार में गए थे और मेरी उनसे चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 10 सीट तो हर हालत में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इसके अलावा 2 सीट और जहां हम जीत सकते हैं, पर 10 से तो कम हो ही नहीं रहा है और 2 सीट में संघर्ष है जिसको भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। आपका एनालिसिस ठीक है। वहां जो मुद्दे हैं, वहां एक तो ओवैसी और ओवैसी के भाई जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे हिंदू समाज में एक आंदोलन का रूप लिया है। आंदोलित है जनता वहां। और कांग्रेस और आजकल बीआरएस हो गया है, वो टीआरएस, ये दोनों के भी रुख से पूरी तरह से हिंदू जनता त्रस्त है। वो समझती है कि ये तो वही तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। अभी जो कांग्रेस आई, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री आए हैं, वो गौ माता का पूजा करके वोट मांगने जाते थे। तो हिंदू जनमानस में ये था विधानसभा चुनाव के समय कि ये मुख्यमंत्री थोड़ा सा हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट रुख रखता है, इसलिए कांग्रेस विधानसभा में आई। पर वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका जो गतिविधि था वो तो और ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण में हो गया। इसके कारण हिंदू जनता ठगा सा महसूस कर रहा है वहां तेलंगाना में। और नहीं तो आप कल्पना करो कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण करने जाने के पहले वो गौ माता का पूजा करूंगा बोलता था। पहले गौ माता का पूजा करके चुनाव प्रचार में जाता था। लोगों को एक संदेश दिया कि नहीं, हिंदू वोट भी हमारी तरफ आए। तो इसके कारण वो हिंदू समाज का वोट भी पा करके कांग्रेस जीती और ये कहने में वो सफल हो गई कि टीआरएस को हराने में कांग्रेस ही ठीक है। टीआरएस से नाराज थे लोग, इसको हराने में कांग्रेस सक्षम है, बीजेपी अभी नहीं हरा सकती, ये कहने में वो उस समय सफल हो गया था और हिंदू समाज के वोट को वो लिया था। पर अभी विधानसभा के बाद जो लोकसभा आया और विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आप देखें कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुसलमानों को देने के लिए कानून बनाया, मुसलमानों को देने की योजना बनाई, जो रोक भी लगा कोर्ट से। आप कल्पना करें, इससे जो पिछड़ा वर्ग है वो पूरी तरह नाराज है तेलंगाना में कांग्रेस से, और टीआरएस तो आउटडेटेड हो चुकी वहां, और ओवैसी से किसी प्रकार का किसी को उम्मीद नहीं है। इसलिए सारे वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ अभी शिफ्ट हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का अभी जो सीट है वो 10 से 12 सीट आएगी। तो मैं 11 मार रहा हूं उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही आकलन है आपका। और यहां से चले जाते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पिछले चुनाव में ये जो वाईआरएस कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस जो है जगन मोहन रेड्डी के, वो 25 लोकसभा सीट में 23 सीट में जीत गई थी और तेलुगु देशम पार्टी 2 सीटों में जीती थी, भाजपा 0 थी। और अभी जो समझौता हुआ है उसमें 6 सीट बीजेपी को मिला है और 15 सीट तेलुगु देशम और 4 सीट वो जो माने फिल्मी स्टार का जो क्षेत्रीय पार्टी एक सहयोगी है, हाँ, उसको मिला है। तो 5 सीट, तो 6 में 5 सीट बीजेपी के जीतना तय है। 6 में 6 हो जाए तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और तेलुगु देशम पार्टी भी कम से कम 12-14 सीट जीतेगी। और जो एक लोकल जो फिल्मी स्टार की क्षेत्रीय पार्टी है, उनका नाम भूल जा रहा हूं मैं अभी, वो पार्टी जननायक जनसेना पार्टी, वो पार्टी भी 2-3 सीट जीतेगी। और जगन मोहन की पार्टी जो है वाईएसआर कांग्रेस, वो मेरे ख्याल से 3-4 सीट से अधिक सीट नहीं जीतेगी। आपका क्या विचार है वहां के बारे में, तेलंगाना?
आंध्रा का। आंध्रा के बारे में आप जरा पुराना बैकग्राउंड को जाइए, आपको पता चलेगा आंध्रा में क्या स्थिति। जब जगनमोहन रेड्डी के पिताजी की मृत्यु हुई तो लोग स्वयं अपने आप को जला के मार रहे थे, इतनी लोकप्रियता थी उनकी। कांग्रेस में थे वो, मुख्यमंत्री रहते हुए उनका जो मृत्यु हुआ, उसके बाद वो खुद आदमी आत्महत्या कर रहे थे उनके गम में, इतनी लोकप्रियता उनकी थी। और उसके बाद उनके बेटा आया जगनमोहन रेड्डी, तो उनको लोगों ने हाथों हाथ लिया और वो 2 टर्म चुनाव जीते। लेकिन जो पिछले बार जीते उसका कारण था हमारे नायडू जी, वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तोड़े, एनडीए से तोड़ के उनको लगा कि मैं स्वयं एक छत्रप बन जाऊंगा, और वो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाब देख रहे थे जी, प्रधानमंत्री बनने की ख्वाब देख रहे थे। हाँ, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आके जम गए थे, बस वो प्रधानमंत्री बनूंगा सोच रहे थे। चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए का साथ छोड़ा, और उसके बाद ये स्थिति हुई कि राज्यसभा के उनके सांसद उनकी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिए। मतलब वो बीजेपी के साथ रहना चाहते थे, और चंद्रबाबू नायडू ने जबरदस्ती न पार्टी कैडर को पूछा, न जनता की राय जानी, और उन्होंने एनडीए को तोड़ा, एनडीए छोड़ा। इसके कारण वहां की जनता ने ये मन बनाया कि चंद्रबाबू नायडू तो जाना ही चाहिए, और चंद्रबाबू नायडू को साफ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की ओपोजिशन उस समय नहीं बनी थी हमारी दक्षिण में और आंध्रा में कि लोग उसको विकल्प के रूप में ले सके। पर इस 5 साल में चंद्रबाबू नायडू अलग और वाईएसआर अलग, जगनमोहन की, भारतीय जनता पार्टी अपने को एक विकल्प के रूप में खड़ा कर दिया। चंद्रबाबू नायडू जी आए और हमारी चंद्रबाबू नायडू जी के साथ समझौता हुई। और केवल चंद्रबाबू नायडू जी के साथ नहीं, हमारी वो जो जनसेना जननायक पार्टी है उसके साथ भी समझौता हुई। और ये तीनों मिलके जो कर रहे हैं, अगर सारा सीट क्लीन स्वीप कर लें तो भी आश्चर्य नहीं। वहां के लोगों के मन में ये बैठ गया कि भारतीय जनता पार्टी, चंद्रबाबू नायडू और जनसेना जननायक मिलने के बाद आंध्रा में पूरे 25 का 25 सीट जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, पर 20 सीट से तो कम तीनों गठबंधन का नहीं होगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी और चंद्रबाबू नायडू और जनसेना जननायक, इन तीनों को मिला के 20 सीट से ऊपर ही जीतेंगे, कम नहीं होगा, ये मेरा आंकड़ा। तो इसके बाद तमिलनाडु के बारे में मेरा आकलन है कि जो 14 के चुनाव है, वहां 14 के चुनाव में 39 में 37 सीट एआईडीएमके गठबंधन जीती थी, 1 सीट बीजेपी और 1 सीट थी कांग्रेस की। और 19 के चुनाव में जस्ट उल्टा हो जाता है, ड्रामेटिक चेंज हो जाता है, और डीएमके गठबंधन 38 सीट जीतती है और 1 सीट एआईडीएमके जीतती है। लेकिन पिछले 5 साल में जो अन्नामलाई का अध्यक्ष बनने के बाद 20 के जो उन्होंने दौरा किया है, और वहां एक क्षेत्रीय नेता की अभाव थी बीजेपी की, उसको पूरा करते हुए, और दूसरा मोदी जी की लोकप्रियता तमिलनाडु में भी सर चढ़ के बोल रहा है। तो मेरा अनुमान है इन सभी समीकरणों को देखते हुए तमिलनाडु के 39 सीट में पांडिचेरी को मिला दें तो 40 हो जाता है। 39 सीट में कम से कम 10 सीट बीजेपी जीत रही है, और सहयोगी जो हैं वो 5 से 60 जीतेंगे। उसमें एक चीज और बता दूं, बीजेपी 20 सीट लड़ रही है, लेकिन एक क्षेत्रीय सहयोगी पार्टी है वो भाजपा के सिंबल से लड़ रही है, 4 सीट दिए हैं उसको। तो भाजपा के 24 सीट भी मान सकते हैं या 20 सीट माने, वो सहयोगी पार्टी है, भाजपा के सिंबल से लड़ रही है। तो भाजपा 10, पीएमके को 10 सीट दिए हैं, तो पीएमके 5 सीट जीतना तय है। भाजपा का 10, पीएमके 5, और सहयोगी लोग भी 2 सीट जीत जाएं तो 15 से 17 सीट बीजेपी लेड गठबंधन जो है वो जीतेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। आपका क्या कहना है? तमिलनाडु में एक बार डीएमके एक बार एडीएमके, लगातार वर्षों से ये चलता आया है। जयललिता के साथ और स्टालिन के पिताजी, ये कभी हो तो कभी हो, 5 साल हो तो 5 साल हो, ये वहां की परंपरा रही। 5 साल बाद वो बदलते थे। एडीएमके में जयललिता जी की मृत्यु के बाद जो एडीएमके टूटी और 2
दो गुटों में बट गए, दोनों लड़ाई हुआ और दोनों दो गुटों में बट गए। उसके बाद लोगों की भरोसा एडीएमके से उठ गई। एडीएमके की सहयोगी थी भारतीय जनता पार्टी वहां, और एडीएमके टूटी। लोगों को लगा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी विकल्प बन सकती है उस समय, और इसलिए डीएमके काफी तादाद में आई, क्योंकि एडीएमके थी नहीं, आपस में लड़ रहे थे, दो भागों में बटे हुए थे। भाजपा ने दोनों को मिलाने की भी कोशिश की, उसके बाद भी लोगों के मन में ये नहीं जचा कि ये एडीएमके दोनों मिल गए हैं और ये एक हो सकते हैं करके। इसलिए डीएमके एक तरफा जीती उस सीट को, तो तमिलनाडु को। लेकिन जब एडीएमके का क्षरण हुआ और एडीएमके का जो वोटर्स है वो डीएमके को वोट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अभी भी इतना सीट जीतने के बाद भी वोटों का प्रतिशत देखेंगे आप तो बहुत अंतर नहीं आएगा। एडीएमके का वोटर शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी को, वोटर, नेता नहीं बोल रहा हूं मैं, वोटर। एडीएमके का वोटर तमिलनाडु में भाजपा की ओर शिफ्ट हुआ और भाजपा को लोग विकल्प के रूप में देखने लगे वहां। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटा छोटा सहयोगी भी बनाया। एडीएमके के साथ सहयोग टूटा हमारा, चूंकि एडीएमके के प्रति नाराजगी भी थी लोगों की, आपस में टूट के कारण, आपस में लड़ाई के कारण, जयललिता के उत्तराधिकारी की लड़ाई के कारण, तो एडीएमके ने छोड़ा हमारा साथ। और द्रविड़ राजनीति के भी एक कारण रहा है वहां पर। डीएमके के इस शासन काल में लोग डीएमके से उकता गए हैं और भारतीय जनता पार्टी अब विकल्प के रूप में लोगों के नजर में आई है। एडीएमके का जो वोटर्स है वो भाजपा की ओर शिफ्ट हुआ है, और जो सहयोगी दल है उनका भी एक जनाधार है तमिलनाडु में। इनको मिला के किसी भी हालत में, देखिए पारी इस बार एडीएमके का है, डीएमके हार चुकी थी और एडीएमके के वोट इधर शिफ्ट हुए हैं, तो निश्चित रूप से मैं तो ये मानता हूं कि डीएमके से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी और सहयोगों की आएगी। 39 में 20 सीट इनको आ जाए तो आश्चर्य नहीं करनी चाहिए सहयोगों की, क्योंकि डीएमके के क्षरण हुआ है, डीएमके के प्रति लोगों में नाराजगी बढ़ी है और एडीएमके के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई है वहां। इसलिए तमिलनाडु में अच्छा सीट भारतीय जनता पार्टी लेगी। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण कारण है, पिछले 2 साल से मोदी जी जो काशी तमिल संगम जो करवा रहे हैं, हाँ, तो उसका भी है। अन्नामलाई के पदयात्रा, अन्नामलाई के पदयात्रा में तमिलनाडु में जो जनसैलाब उमड़ा था, अन्नामलाई के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी विकल्प बन गई वहां। लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ शासन कर सकती है, और जो लोगों का जनसैलाब उमड़ा, और राम मंदिर निर्माण का जो इफेक्ट है तमिलनाडु में वो कोई कल्पना नहीं कर सकता। भगवान राम के प्रति आस्था, जब मैं स्वयं कार सेवा में अयोध्या गया था, तमिलनाडु के कितने लोग थे वहां जिस समय गोली चली और जिस समय लोग मरे, उस समय मेरे सामने की घटना है, काफी तमिली लोग थे। और तमिलनाडु के लोगों के मन में पूरी तरह से राम के मंदिर निर्माण का भावना भरा हुआ है। तमिलनाडु के लोग ये समझते हैं भगवान के रामगमन के समय रामेश्वरम में राम की स्थापना, और अधिकतम समय तमिलनाडु में राम बिताए, इसलिए वो राम को अपना मानते हैं तमिल के लोग। और इसके कारण राम मंदिर निर्माण का जो मुद्दा है तमिलों का आस्था का केंद्र है, और इसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी वहां ग्रोथ कर रही है। और अन्नामलाई के आने के बाद तो पूर्ण रूप से विकल्प बन गई है वहां तमिलनाडु में। अब भाजपा और डीएमके, भाजपा और डीएमके हैं, बाकी सब सहयोगी हो गए हैं। ये एआईडीएमके खत्म हो चुकी है, वो लोग खुद दो गुट में लगभग खत्म हो चुकी है, उसके सारे वोट शिफ्ट हो गए हैं बीजेपी की ओर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ऐसा आपका कहना भी सही है, और मेरा भी अनुमान लगभग वही है कि मैंने 10, 5 और 3, मतलब वही 20-20, 20-20 हो जाए, आधा 50% सहयोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद आज चर्चा करेंगे केरल के बारे में। तो केरल में तो बीजेपी 2014 के चुनाव में 11% वोट मिला था और 0 था सीट, और 19 के चुनाव में 13% वोट मिला था, 13 दशमलव समथिंग, 13.5, और सीट 0 था। लेकिन अभी 5 से 60 सीटों में ऐसी स्थिति बनी है, इसमें 2-3 कारण है, मेरा अनुमान है, विश्लेषण है। जो पिछले चुनाव में कांग्रेस को 15 सीट मिली थी और उसके सहयोगी मुस्लिम लीग केरल कांग्रेस मिला के 19, और वामपंथी सिर्फ 1 सीट जीता था 19 में। तो अभी मेरे को लगता है कांग्रेस को अधिक से अधिक 5 से 60 सीट मिलेगी,
भाजपा को मैं मान रहा हूं कि 3 सीट मिलेगी और बाकी वामपंथी और गठबंधन को मिलेगी। तो 0 से 3 सीट तो मैं मान रहा हूं तय है केरल में, मेरा जो विश्लेषण है। तो आपका क्या कहना है? केरल की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है, जिसकी आकलन लोग नहीं कर पा रहे हैं। केरल में जो हत्याएं हुई, राजनीतिक मर्डर, उसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोगों की हत्याएं सोची समझी टारगेट के रूप में किया गया और लेफ्ट के इशारे से किया गया। लेफ्ट और इंडिया गठबंधन में जो लेफ्ट और कांग्रेस मिले, वहां की जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर रही है। वहां कांग्रेस अलग है, लेफ्ट अलग है, यूडीएफ और एलडीएफ, इसकी लड़ाई है वहां। आप लड़ोगे केरल में और दिल्ली में गलबाहें मिलाओगे तो जनता इतनी आज की तारीख में बेवकूफ नहीं है। और केरल हिंदुस्तान का सबसे साक्षर में नंबर 1 का राज्य है, सबसे शिक्षित लोग केरल में हैं। यूडीएफ और एलडीएफ की लड़ाई केरल में है और यहाँ ये लोग जो गलबाहें मिला रहे हैं तो वहां की जनता ठगा सा महसूस कर रही है, हमको बेवकूफ बना रहे हैं। ये वहां का जो वोटर्स है, जो एलडीएफ का वोटर है वो यूडीएफ को बिल्कुल फुटी आंख नहीं सुहाता, जो यूडीएफ का वोटर है वो एलडीएफ के लोगों को फुटी आंख नहीं सुहाता। और इसके कारण वहां उन दोनों की लड़ाई है। और यहाँ जो ये लोग मिले हैं इंडिया गठबंधन में, इससे वहां की जनता इन दोनों पार्टियों से उब चुकी है और वो तीसरा विकल्प भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है। संघ का काम, जितनी अच्छी स्थिति है वहां, हर गांव में, हर पारे मोहल्ले में आपको आरएसएस का कैडर मिलेगा। वहां आरएसएस के कैडर हैं, उनका भी काम जमीनी स्तर पर हुआ है। केरल में आरएसएस का काम बहुत ही तगड़ा काम है। अभी लोगों को चौंकाने वाला रिजल्ट देगा केरल। आप 4 तारीख को देखिएगा, केरल में चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। इस आपस में लड़ाई यूडीएफ और एलडीएफ की केरल में, आप राहुल गांधी की सीट भी बहुत अच्छा सीट नहीं है। हाँ, वायनाड में वो राहुल गांधी जी चुनाव खत्म होने के बाद रायबरेली में नामांकन करे। भाई पहले नहीं बताया मैं लड़ूंगा, क्योंकि उनको हार दिख रहा था। वो बोले मैं रायबरेली में लड़ूंगा तो लोग मेरे को यहाँ से छोड़ेगा करके नहीं देंगे। किसी भी हालत में वो एन के प्रकार ने जितना चाहते, आप देखिएगा कितना एक इशारे से आपको केरल का, मैं एक घटनाक्रम से केरल की स्थिति आप समझिएगा। राहुल गांधी का नामांकन रैली हुआ वायनाड में, उनका सहयोगी कौन है? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का झंडा मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं के हाथों में नहीं पकड़ने दिए, वो कांग्रेस का झंडा नहीं पकड़ने दिए, राष्ट्रीय ध्वज लेके निकले वो लोग। मुस्लिम लीग का झंडा नहीं, कांग्रेस का झंडा नहीं, ना हाथ चिन्ह ना मुस्लिम लीग का चिन्ह। और वो क्या लेके चल रहे हैं? वो तिरंगा चक्र, अशोक चक्र वाला 3 रंग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज लेके नामांकन भरने गए वो लोग। आप कल्पना करो कि हिंदू जनता कितना ज्यादा नाराज है मुस्लिम लीग के साथ होने के कारण। उनकी झंडा नहीं लगाने दिए वो, कि ये झंडा आएगी तो हिंदू जनता ना, मतलब वो हिंदू वोट को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जनता इसको तो समझती है कि तुम्हारी मुस्लिम लीग के साथ समझौता होगी और तुम हिंदू वोट चाहोगे। तो इसलिए वहां का जो हिंदू जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी आ चुका है। और आप देखिएगा सीट तो कितना आएगी अपन नहीं कह सकते, पर रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। मतों में एकदम उछाल भारतीय जनता पार्टी की होगा इस बार प्रतिशत। बिल्कुल। और सीट 3 से ज्यादा आएंगे, 3 से कम तो नहीं होंगे। हाँ, 3 सीट कम से कम मान रहा हूँ। 3 से ज्यादा ही होंगे, कम तो होंगे ही नहीं। चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। केरल चौंकाएगा हिंदुस्तान को। तो पाणिग्राही जी धन्यवाद। और अगले चर्चा में अपन पूरे देश भर का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण है, कोई प्री पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, व्यूअर्स को बता दूं। तो धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।